जो ये पॉजिटिव प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। और इसी तरह से जब हम पीछे की तरफ से शीट को देखेंगे तो पीछे भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है। समझ गए? अच्छा, ये वाला जो एरिया है इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी यही होगा। उस एरिया वेक्टर को आप वही बोल दीजिए ds वेक्टर बोल दो, ds वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ से जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ही, और जो ds वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, मैंने क्या लिया, मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। पहले हमने क्या लिया था, लाइन चार्ज लिया था, तो लाइन चार्ज के चारों तरफ एक सिलेंडर बना दिया था। अब मैंने एक हाँ ई वेक्टर है, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जब हमने लाइन चार्ज लिया था तो उसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया था। तो जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं? 3 पार्ट्स। एक ये वाला एरिया सर्कल, एक ये वाला सर्कुलर एरिया, और एक इसका कर्व सरफेस एरिया, एक इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आप ये देखें कि इसकी कर्व सरफेस पर मैं कहीं पर भी ds लूँगा, कर्व सरफेस पर, तो ds क्या होगा? कर्व सरफेस पर अगर मान लीजिए मैंने कोई भी एरिया का छोटा सा टुकड़ा बनाया, तो उस छोटे से टुकड़े पर परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दूर की तरफ भेजेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो कर्व सरफेस एरिया में तो जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ई ए कॉस 90, एरिया मतलब ए बोल दिया मैंने, तो ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा, एरिया का कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया एलिमेंट है इन दोनों के बीच में एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री है। ऐसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों के दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। ठीक, तो यहाँ 0 डिग्री एंगल, इधर भी 0 डिग्री एंगल, लेकिन इधर 90 डिग्री एंगल। एंगल समझ में आ गए भैया? कोई भी कर्व सरफेस एरिया लीजिए, हमने मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली। अब मान लीजिए ये इसका पूरा कर्व सरफेस है, इस पर मैं कोई भी छोटा सा एक एरिया का टुकड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी एरिया देंगे, अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बेटा परपेंडिकुलर तो ऐसे ही जाएगा ना बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उस एरिया पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शीट रखी हुई है, उसमें चार्जेस हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तो रिपेल करेंगे ना, दूर की तरफ भेजेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री बन गया ना। ये मैं कर्व सरफेस एरिया पर बोल रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो अगर इस वाले एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया क्या है? सर्कुलर एरिया। तो इस सर्कल पर अगर परपेंडिकुलर करेंगे तो वो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ds वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन गया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसी चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे सर, हाँ जी, वो p वेक्टर माइनस में क्यों है? कौन सा वाला? क्या 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 क्या? माइनस में क्यों है? अच्छा, ये वाला, ये हम अगर लिखेंगे ना तो हम इसको माइनस ई वेक्टर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली लिखने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम? हाँ, ई का मैग्नीट्यूड लेने के तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड में साइन लेते नहीं हैं। नहीं तो सर फिर से पॉजिटिव लेना चाहिए ना, माइनस तो किसकी। बेटा यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन लगाया ना, तो वेक्टर साइन लगाया तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, और डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरह, है ना, तो वो डायरेक्शन, वो वेक्टर की बात कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो आप कह रहे हो सही कह रहे हैं कि उसमें फिर हमको साइन लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर उसको पॉजिटिव ही। समझ गए? अब इसके बाद आप नोट करें इसमें, आगे कर देता हूँ, लिखिएगा, we have chosen a cylindrical Gaussian surface we have chosen a सर ये वाला टाइप कौन सा बना दूँ? कौन सा? नहीं, ये वाला नहीं, ये समझाने के लिए बनाया था, बस इतना बना दो, ये सफिशिएंट है।
we have chosen a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area capital A of cross-sectional area we have chosen a cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area capital A and length 2r with its axis and length 2r with its axis perpendicular to the sheet. ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसकी जो एक्सिस है ये शीट के परपेंडिकुलर है. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे as shown in the diagram that electric lines of force is perpendicular to the area vector on its curved surface comma, so the flux through the curved surface is zero. फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज जीरो, कि कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो क्या हो जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए, रीज़न में चाहे तो लिख लो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 और कॉस 90 जीरो होता है, ये पूरा का पूरा जीरो होता है. तो कर्व्ड सरफेस की वजह से हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ही नहीं. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा. देयरफॉर total flux will be total flux will be due to the 2, therefore total flux will be due to the 2 circular faces, इसको phi e बोल दो, is equal to EA plus EA is equal to twice of EA. ठीक है, EA प्लस EA मैंने ऐसा क्यों लिया, आप कहेंगे भाई अब तो इनकी तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूँ ना, डायरेक्शन मान लिया अलग अलग है. देखिए यहाँ पर अगर मैं E वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात करूँ, ए कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये वाला ए हो गया. मेरे को डी ए वेक्टर लिखना चाहिए था, यहाँ डी ए कर दीजिए, डी ए. सिमिलरली ये वाला भी डी ए करेगा, डी ए वेक्टर, और ये जो कर्व सरफेस एरिया उसको हमने डी एस लिया. ठीक है, तो अगर हम ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और ई ए कॉस 0 डिग्री क्या बन जाएगा, ई ए बन जाएगा. अगेन यहाँ पर भी देखेंगे तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 0 डिग्री ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में. लेकिन हम ये देख रहे हैं
ये ई वेक्टर भी इधर है तो माइनस ई वेक्टर बोलो, ये वेक्टर भी इधर है तो माइनस ए वेक्टर बोलो, तो माइनस ई वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस माइनस वैसे ही उसको प्लस बना देगा, ठीक है। और cos 0 वो आपका वन है ही, तो ई ए प्लस ई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, यहाँ पर सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें ना, जो हमने पहले वाला करा था लाइन चार्ज वाला, तो वहाँ पर हमने क्या करा था कि जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थी उसका रेडियस और उसकी लेंथ ली थी। यहाँ पर हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि लेंथ हमने यहाँ पर भी r और r टोटल 2r ली है, लिख रखा है ना यहाँ पर लेंथ 2r, ठीक। लेकिन इस r की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इस लेंथ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब मैं सिलेंडर का क्या निकालता हूँ कर्व सरफेस एरिया 2πrh, उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है कर्व सरफेस एरिया की वजह से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो गया, समझ गए। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर रेडियस लेना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैंने कहा एरिया ले लेते हैं बस, जो ये सर्कुलर फेस है इसका एरिया, तो ई ए प्लस ई ए यानी कि ट्वाइस ऑफ ई ए हो गया। उसके अलावा अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नोट करें यहाँ पर, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, since surface charge density is sigma is equal to क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, तो Q क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये जो हमने फाई ई निकाला, इसको बोल दीजिए फाई ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये क्यू की वैल्यू सिग्मा ए जो है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। उसके बाद आप नोट करें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू according to Gauss theorem, phi e is equal to q upon epsilon naught। phi e की वैल्यू 2e a है और q की वैल्यू सिग्मा a है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड phi e की जगह लिख दीजिए 2e a इज इक्वल टू q की जगह लिखें सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर a से a कैंसिल आउट हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इस वजह से यहाँ पर रेडियस वगैरह लिया नहीं गया था, रेडियस लेते खाम वो लंबा हो जाता, a को हम पाई आर स्क्वायर लेते, ठीक है ना। वैसे जब हमको दिखाई दे रहा है कि ए से ही कैंसिल आउट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर वेक्टोरिकली इसको लिखना है तो लिखिए वेक्टोरिकली ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप कौन सा डायरेक्शन हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। एन कैप क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये आपका हो गया सरफेस की वजह से, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। क्लियर है जी, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर तो ये खत्म है, अब इसमें कोई टॉपिक बचा नहीं है। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हमने करे नहीं थे, एक ही न्यूमेरिकल करा था, तो जरा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देख लेते हैं, ठीक। तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, नोट्स आपके सबके कंप्लीट है, कोई काम तो नहीं छूटा हुआ इसका, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपका अब इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, तो प्रिपेयर रखना है इसमें, ठीक। अच्छा, चलिए जी न्यूमेरिकल्स करते हैं स्टार्ट। दोनों ये मिटा रहा हूँ। सर एनसीईआरटी वाले से क्या कह रहे हो, एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी में जो है पीछे बैक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, हाँ वो वाले कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि
जो CBSE में आ चुके हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगर कोई रिफ्रेशर लेनी है तो बेस्ट है ये बुक, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ले लो। यहाँ पर जो ये वाली जो ऐसा अरोड़ा है इसमें क्या है कि सॉल्ट भी दे रखे हैं और फिर उसी के जैसे अनसॉल्ट भी दे रखे हैं, और मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो ये बुक अच्छी है। बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है NCERT के सॉल्यूशंस, या पिछले साल के अगर क्वेश्चंस देखेंगे वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एक बुक और आती है फिजिक्स की चैप्टर वाइज। उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर के पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे दे रखे हैं उसमें। बुक का नाम ही चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज फ्रॉम अरिहंत, ये नाम है बुक का, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन नोट करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकूलम है। ये मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। और आप भी मैच कर लेना, स्कूल में यही वाले तो नहीं करवाए थे। सर हमारे स्कूल में सब करवाते हैं, बस क्वेश्चन दे देते हैं टेक्स्ट में। चलो कोई बात नहीं। तो स्टॉप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करवाना शुरू कर दें। 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकूलम एंड +1 माइक्रोकूलम। charges +4 microcoulomb and +1 microcoulomb. 2 point charges +4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air. Are separated by a distance of 2 meter in air. Full stop. Find the point on the line joining charges. Find the point on the line. सर मुझको वो समझ नहीं आया था जो आपने पहले करवाया था हमारे। कौन सा? सर जो आपने सबसे फर्स्ट में जो पहले करवाया था, तो कोई बात नहीं, तो सारे दोबारा कराते हैं। एक ही तो करवाया था, तो दोबारा कराते हैं। दो करवाए थे, चलो कोई बात नहीं। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग चार्जेस। Find the point on the line joining charges at which the net electric field of the system is 0. At which the net electric field of the system is 0. Of the system is 0. हाँ, बताता हूँ। 0 का मतलब हाँ इक्विलिब्रियम। आप ये देखिए 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक +4 माइक्रोकूलम का और एक +1 माइक्रोकूलम का। दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। तो आप ये मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है A, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है +4 माइक्रोकूलम का, और एक चार्ज यहाँ पर है, जो पॉइंट है उसको बोल दिया B। यहाँ पर एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को मतलब एक लाइन ज्वाइन करी है। तो ये इमेजिनरी लाइन है, वैसे ही लाइन है, नहीं है, समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव ज्वाइन नहीं हो सकते इस तरह से, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 2 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन चार्जेस को अगर किसी एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो लाइन है इस पर आप एक पॉइंट बताइए। यार पॉइंट बताने का क्या मतलब है? पॉइंट बताने का ये मतलब है कि आप ये बताओ वो पॉइंट A से कितनी दूरी पर है और B से कितनी दूरी पर है। तो हम ये कहेंगे लेट द, मुझे पॉइंट बताना है ना, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, let the required point be at x meter from A.
ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ए से x मीटर की दूरी पर है, तो हमने क्या करा, इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे मान लिया P। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली दूरी कितनी हो गई, x मीटर, ठीक है। तो वैसे ही बता दो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, बिल्कुल सही, 2 - x, ठीक। अच्छा, जब भी कभी ये बोल रहे फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट व्हिच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0, तो मुझे जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा एक पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक। अभी अभी हमने एक डेरिवेशन करा तो उसमें भी हमने 3 अलग अलग पॉइंट्स देखे थे। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, तो एक तो उसके एक वाले सर्कुलर पोर्शन पर, एक दूसरे वाले सर्कुलर पोर्शन पर, और एक उसके कर्व सरफेस एरिया पर। तो पॉइंट पर ही निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव है ये उस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल दो E A। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ रहे हैं, नहीं समझे भाई। पॉइंट +4 माइक्रोकूलम है, ये एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा कि मुझे ये पॉइंट P निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है, सो दैट कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट P पर एक्ट करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उन सबका सम 0 कर दो, उन सबका सम 0 कर दो, ठीक। तो आप क्या कहेंगे भाई, ये तो E हो गया, ये तो E हो गया इस डायरेक्शन में। क्यों हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इस पॉइंट पर ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से जो चार्ज लगेगा वो भी ऐसे लगेगा, वो लगेगा EB। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद, समझ गए। दोबारा समझ लो, हमने ये कहा ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैंने मान लिया कि पॉइंट P पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे ही मानते हैं हमेशा। तो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव है, ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो A पर रखा हुआ है ना ये, तो A की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EA विल बी इन दैट डायरेक्शन, B की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EB विल बी इन दैट डायरेक्शन। ये EB को इक्वेट नहीं करते, करेंगे, बताता हूँ वो कैसे करते हैं इक्वेट। कभी भी इक्वेट वाला फंडा ही मत लेकर चलना, आप तो ये फंडा लेकर चलना कि जो राइट वाला डिस्टेंस है उसको मैं पॉजिटिव लूँगा, लेफ्ट वाले को मैं नेगेटिव ले लूँगा, और दोनों का एडिशन 0 हो जाएगा। तो वही काम हो जाएगा जो आप कह रहे हो, इक्वेट भी हो जाएगा। देखो कैसे, हम ये कहेंगे कि एज पर क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P इज 0। P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 होगा, वही दोनों का सम 0 कर दो। तो कैसे लिखेंगे, EA प्लस माइनस EB इज इक्वल टू 0। EA प्लस माइनस EB इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, हम ये कहेंगे भाई मैं राइट वाले को जनरली पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी, ठीक है। तो EA को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया तो भाई डायरेक्शन उल्टी है, EB को मुझे नेगेटिव ही मानना पड़ेगा। इसलिए EA प्लस EB ना करके EA प्लस माइनस EB, क्योंकि EB जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। तो नेगेटिव साइन of EB is because the direction, सर अगर इसको पॉजिटिव को इंटरेक्टर लगा के तो वो भी कोई बात नहीं, वो ये पॉजिटिव करता तो ये नेगेटिव हो जाता। is because the direction of EB is opposite to that of EA, opposite to that of EA, ठीक है। अब जरा देखिए EA क्या होगा, EA हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ए क्या हो जाएगा 4 अपॉन, और 4 को लिखूंगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ ना, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ये नेगेटिव वाला है, इसको उधर ले जाओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, क्या बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। समझ गए क्या कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो 4 4 जा 16 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 आप फिर फैक्टराइज इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग याद होगा, ये जो कांस्टेंट, ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है इसके कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 3 जा 48। अब माइनस 16 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो 48 आ जाए, बताओ कैसे करेंगे। नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा क्या, 20 पर माइनस 4 ऐसे ये 20 स्क्वायर माइनस 4 से तो कर ही लेंगे, वैसे नहीं हो रहा क्या सॉल्व। ऐसे ज़्यादा आसान है सर, बहुत दिन हो गया। हाँ ऐसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो 4 इंटू 12 है 12 4 जा, अरे हो तो रहा है, -4 और क्या माइनस 12 माइनस 4। हाँ तुम्हें तो बता देना चाहिए था, बायो वाला बच्चा पहले बता रहा है, कमाल हो गया। मैं तो ऐसे सर फॉर्मूले से करता था। फॉर्मूले से क्यों कर रहे हो, इसको करो ना सीधा सीधा मिड टर्म स्प्लिटिंग, सब तो वही लक्ष्य है, कमाल है, स्प्लिटिंग याद नहीं है, अभी तो दूसरा बायो वाला शांत बैठ रहा है। चलिए जी, 3x स्क्वायर माइनस ये 16 कितना हो गया माइनस 12x माइनस 4x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 16, और माइनस 12 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस का 48। 3 इंटू 16 करा था तो 48 हो गया था। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, सर 3x 3x कॉमन, तो इधर बचा x माइनस 4 और इधर माइनस 4 कॉमन लो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो x इज इक्वल टू 4 और या फिर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। बताओ क्या हो सकता है, क्यों 4 तो हो ही नहीं सकता, वो मीटर ही नहीं है। कमाल है, आज तो बायो वाला शॉर्ट पर शॉर्ट मार रहा है, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। भाई ये जो x है ये 2 मीटर से तो कम ही होना चाहिए क्योंकि बीच में है, तो 4 कैसे ले सकते हैं, 4 को तो हटा दो, 4 को तो हटा दो, 4/3 तो होगा, 4/3 क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0 electric field will be 0 at x is equal to 4/3 at
x is equal to 4/3 to the right of charge प्लस 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, वैसे इतना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इतना एज्यूम कर लिया वही बहुत है कि यहाँ से 4/3 का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 - 4/3। 2 - 4/3 कितना हो जाएगा, 2 3 6 - 4, वो भी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 और 2/3। क्लियर है जी, चले आगे। हाँ चलिए जी, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये CBSE में 2017 में आया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो 17 के आगे C लिखा हुआ है, C का मतलब कंपार्टमेंट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम charges of +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter or placed 8 centimeter apart in air. Full stop. Determine the position of the point. यहाँ पर भी पॉइंट ही निकालना है। Determine the position of the point determine the position of the point at which the resultant field is 0. क्योंकि घर जाकर कॉपी बंद हो जाती है, इस वजह से नहीं आ रहा। सर मैं सही बता रहा हूँ, रिवाइज करते रहा करो रोज। ये आप रोज अगर आधा घंटा दे दोगे ना तीनों सब्जेक्ट्स को, तो भी आपका रिदम बना रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि है क्या, चल क्या रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है। बस बुक में खोला करो, नोट्स खोल लिया करो। और मैं भाई दो एक बात बताओ, सिर्फ मैथ्स से तो कुछ नहीं होगा ना। सिर्फ मैथ्स से तो जो श्रीनिवासन थे उनको भी स्कॉलरशिप मिली नहीं थी, बेचारे गांव में रह गए थे। वो तो एक देखी है ना श्रीनिवासन वाली मूवी, तो देखी है? अरे मूवी जबरदस्त है यार, देखने वाली फिल्म। इंडिया का एक मैथमेटिशियन है जो निकला था, श्रीनिवासन, यही नाम है मूवी का। यूट्यूब पर डालो, बस लास्ट के 15 मिनट मत देखना, थोड़ा डिप्रेस हो जाओगे, है ना। तो बेचारे को बीमारी हो जाती है मैथ्स में। हाँ नहीं, एंड मतलब उसमें ये था कि जैसे ना पढ़ने वाला अगर कोई भी बच्चा होता है तो वो पढ़ाई में डूब जाता है। तो वो भी बचपन से ही इतना इंटेलिजेंट था कि वो मैथ्स में लगा ही रहता था, बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल, मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल। तो शायद 7th या 8th क्लास में था, तो वो BA BSc वाले बच्चों को पढ़ाने लगा था मैथ्स। तो इतना इंटेलिजेंट था, और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। नहीं श्रीनिवासन नहीं, जिसने बुलाया था उसको बाहर से, लंदन से बुलाया था, तो लंदन नाम भूल रहा हूँ उसका। वो ओरिजिनल कैरेक्टर्स के ही नाम लिए, उसमें कोई मतलब हाइपोथेटिकल कैरेक्टर नहीं लिए, फिक्टिशियस नहीं लिए। ना सुपर 30 में तो वो उसका कोचिंग सेंटर था, तो वो बच्चों के साथ तो यही हुआ था ना, गांधी का बात। हाँ वो बात तो इसके साथ और अलग चीज़ थी, क्योंकि ये टाइम था बहुत पुराना। ये मतलब हमारी शायद इंडिपेंडेंस से भी पहले की कहानी थी। तो उसमें बस वही दिखाते हैं कि भाई वो जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कंजर्वेटिव नेचर के थे, और उनका ये था कि कुछ ऐसा था कि पहले एक ना ये पाप माना जाता था कि अगर आप 7 समंदर पार करके दूसरे किसी देश में चले गए तो वो पाप है। तो ये माना जाता था, साउथ में कुछ था, ऐसा ट्रेडिशन था। ये सर सेम कॉन्सेप्ट की मैंने रामानुजन की मूवी देखी, बिल्कुल सेम। नहीं गलत बता रहा हूँ, श्रीनिवासन नहीं, रामानुजन नाम है, श्रीनिवासन रामानुजन नाम है मैथमेटिशियन का, और फिल्म का नाम है रामानुजन। बहुत बढ़िया फिल्म है। बस लास्ट के 15 मिनट ये दिखाते हैं कि वो अपना पढ़ाई की वजह से शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता, और उसको TB हो जाता है, और वो भी लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। फिर वो बेचारे की खाना नहीं मिलता, क्योंकि वो उसकी वाइफ को नहीं भेजते उसके साथ में, उसकी मदर उसकी वाइफ को नहीं भेजती साथ में, याद है? घर पे बात नहीं कर पाता, वो लेटर भेजता है। सर हम देखेंगे सर, देखना लास्ट के 15 मिनट थोड़े से वैसे हैं, पर मतलब बढ़िया है।
तो कुल मिलाकर वो फिल्म जो है वो इसकी मैं बात इस वजह से बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। दो टॉपिक्स, हाँ ये जो सबसे पहला वाला है, सबसे पहला, हाँ ये यस। सर मैं तो एक पकड़ लिया, दूसरा छूट रहा था, फिर उसके बाद ही तो फिर मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा करो, थोड़ा करो, दो टॉपिक करो। चलिए इसको करते हैं। डिटरमिन द पोजीशन of the point at which the resultant field is zero. Determine the position of the point at which, हाँ बोर्ड्स का पेपर दे पाएंगे ना? किसका? जो बोर्ड का पेपर होता है वो स्कूल के पेपर से इजी रहेगा। हाँ नहीं सर 2019 वाला सबसे टफ था। अभी नेगेटिविटी फैला कर ऐसे करेंगे तब क्या था सबसे कोरोना से पहले का था ना। हाँ तो चलिए तो उसकी चाइनिंग लीनियर हो गई। अरे ऐसा है अब देखिएगा ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम करेंगे। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं +16 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, एक पॉइंट ले लिया ए और फिर दूसरा पॉइंट ले लिया बी। अच्छा अब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर है क्या? 8 सेंटीमीटर है, इस बार 8 सेंटीमीटर है, बहुत कम दे दिया। पिछली बार 2 मीटर था, यानी कि 200 सेंटीमीटर था। इस बार जो है 8 सेंटीमीटर, बहुत कम डिस्टेंस है। और वो कम क्यों है वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, इस वजह से। तो पॉजिटिव जो है वो दे रखा है कितना, प्लस का 16 माइक्रोकूलम, और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ये है माइनस का 9 माइक्रोकूलम। तो आप क्या करें, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट बी, और इसको मान लो कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो दूसरा वाला कितना हो गया, 8 माइनस एक्स, ठीक है। अब समझिएगा, चलिए 8 तो सेंटीमीटर है। हाँ सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में रहना, ठीक। अच्छा अब हम ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये जो 16 है, इस 16 की वजह से ये पॉजिटिव है, तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो उस पॉइंट पर मान लेता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो 16 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, EA, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो EB की डायरेक्शन भी सेम, EA और EB दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब ये कहेंगे फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0, और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0 at point P, EA plus EB is equal to 0। EA plus EB दोनों सेम डायरेक्शन है, 0। अच्छा अब जब EA plus EB is equal to 0 तो भाई EA कितना हो जाएगा 16 की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना x² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना है -9 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10 की पावर -6 इधर भी, 10 की पावर -6 इधर भी, निकाल लो कॉमन। तो मैंने कॉमन निकाल लिया 10 की पावर -6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 16/x² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 9/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। ये हो गया, और ये जो पूरा टर्म है ये यहाँ 0 के नीचे अगर चला जाएगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो वो 0
हो ही जाएगा। अब आप देखिएगा ये कितना हो गया 16/x² माइनस 9/8 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ 16/x² इज इक्वल टू 9/8 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। सिक्सटीन इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x²। 16 और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 9x²। तो 16 इंटू 64 प्लस x² माइनस 16x इज इक्वल टू 9x²। 16 4 जा 64, 16 6 जा 96, 96 और 6 कितना हो गया 102 1024 प्लस 16x² माइनस 256x इज इक्वल टू 9x²। इसको उधर ले आओ। तो 16x² माइनस 9x² कितना हो गया 7x² माइनस 256x प्लस 1024 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ भी कैसे करेंगे। 7 को 1024 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही बताएगा क्या 7 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बीच का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 718 तो 1024 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, तो 7 4 जा 7188 आ रहा है 768 भाई। 7 4 जा 28, टू कैरी 7 2 जा 14 और 2 16 है ना। 7168 आ रहा है। अब क्या करो 7168 के फैक्टर कर दो, ट्राई फैक्टराइजेशन कर दो। तो 1 मिनट वेट करिए। क्या मेरी बात करो। हाँ जी, देखो क्या हो सकता है। 7168 तो 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, हाँ 3584 3584 हो गया। फिर 2 से करेंगे 1792, फिर 2 से करेंगे 896, फिर 2 से करेंगे 448, फिर 2 से फिर 28 और 7 अब जरा देखो किस तरीके से करके मेरे को 256 लेकर आना है। ठीक है, तो
256 आ रहा है क्या? नहीं आ तो रहा है। सर नहीं हमारा आ रहा है तो ये सर तो जो गया आपने 32 दो दिए ना वो जस्ट हो रहा है। और ये हो गया 244 हाँ सर करेक्ट है ना। तो 32 और 224 56 हो गया। तो आप क्या करें 7x स्क्वायर माइनस 24 x माइनस 32x और प्लस का 1024 इज इक्वल टू 0। 1024 इज इक्वल टू 0। तो 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया तो हो गया 7x बिल्कुल सही। 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 32 माइनस इधर 32 कॉमन ले लिया तो x माइनस 32 बचेगा। 32 इंटू 32 और 0 टू क्या होता है इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 32 और एक x की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 7। बताओ जी क्या होगा? 32 सोच लो। बायो वाला गेम अरे फिर भी लगा लो दिमाग थोड़ा सा। सर वो तो सेंटीमीटर में तो लेके चले तो कोई हाँ सेंटीमीटर में ही लेकर चले थे तो सेंटीमीटर में ही आएगा। सर 32 अब जो 32/7 है इस बार ये नहीं लेना। सर वैसे एक बात बताइए सर 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 पूरी 32 लाइन बोला में कोई ऐसा पॉइंट होना ही 32 नहीं बोला है। बिल्कुल सही, पूरी लाइन पे ऐसा कोई पॉइंट होना ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये जो नेगेटिव है ये भी इसको खींचेगा। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि वो जो पॉइंट है ना वो पॉइंट बाहर जाकर कहीं होगा, अंदर हो ही नहीं सकता ऐसा पॉइंट। समझ गया मेरी बात? नहीं समझे? समझ गए अरे ये थोड़ा सा नहीं आया समझ में? हम लोग कहते हैं इसमें कि जब भी कभी ऐसा आपके पास आए कि भाई इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो एक चीज़ तो सीधा सीधा ये समझिए ना कि अंदर की तरफ ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। वो पॉइंट हमेशा बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो 32 का मतलब ही क्या है? 32 का मतलब ये है कि वो जो x मैंने कहाँ लिया था ए से, ये यहाँ से हमारा जो पॉइंट लिया वो यहाँ पर है। तो टोटल 8 ये है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई 8 ये हो गया और 8 प्लस 24 32। ठीक है तो 32 वाला सही है इसमें 32/7 नहीं है, बीच में नहीं है। ठीक है समझिए? चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं और मैथ्स वाले बच्चों को बता देता हूँ कि मैं कल नहीं हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी मतलब फिजिक्स की। ठीक है चलिए जी। थैंक यू सर।